क्या? ठीक है। अच्छा, इसको ना एंड में एक दफा मैं कोशिश करूंगी ग्रुप में दोबारा से ऐड कर दूं। मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की थोड़ी सी लेट अब स्टार्ट हुई है, तो अब अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो हम जो है वो और एमसीक्यूज जो थोड़े से डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से हैं। कुछ एमसीक्यूज जो है ना वो आयरन के साथ हैं। ठीक है, आयरन के साथ क्या लिंक्स हैं। अब आयरन के साथ क्या होता है कि आयरन की स्टोरेज के एमसीक्यूज पूछते हैं। मैडम, जी जी। ये आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, आर एच फैक्टर, इसका जरा कॉन्सेप्ट बता दें। अच्छा, जो आर एच ओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना उसके अंदर ये होता है कि जो मदर है ना वो जो है वो नेगेटिव होती है और बच्चे जो है वो पॉजिटिव। तो उसमें ये हो रहा होता है कि जब पहली जो प्रेगनेंसी होती है ना उसमें वो कोई भी इशू नहीं आता उसमें, क्योंकि एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं कर रही होती है तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि एक दफा एक्सपोजर हो जाता है जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो मदर का फीटस के ब्लड के साथ एक्सपोजर होता है। ठीक है, उस एक्सपोजर की वजह से जो एंटीजेंस वगैरह बनते हैं मदर से फिर वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि आईजीजी ट्रांसफर, मैंने बताया ना कि आरएच नेगेटिव के पास एंटीबॉडीज भी होते हैं आईजीजी। ठीक है, तो वो इजीली ट्रांसफर कर जाते हैं। जब वो मदर से ट्रांसफर कर जाते हैं बच्चों के अंदर, तो उस फिर बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जब मदर नेगेटिव होगी, आर एच नेगेटिव होगी, उसके पास एंटीबॉडीज होंगी, दैट इज द आईजीजी दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड गोज टू द फीटस ब्लड। ठीक है, और वहां पे जाके वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और उसकी वजह से आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और ये जो है वो सेकंड बेबी में जो है वो होती है, फर्स्ट बेबी में इसमें प्रेजेंटेशन नहीं होती आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है। मैडम, ये क्यों, मतलब ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि फर्स्ट बेबी में नहीं सेकंड में होती है, मतलब ये मैंने पहले भी पढ़ा था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन थी। अच्छा, इसमें यही है ना कि ये इसलिए होती है कि जब आपके आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एंटीबॉडीज एंटीजेंस की वजह से ना, ये इसलिए होती है क्योंकि मदर आर एच नेगेटिव अगर होगी तो उसके अंदर जो है, मैंने अभी जैसे आपको एक पिक्चर भी दिखाई, उसके अंदर जो है वो आर एच नेगेटिव होने की वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं और वो हैं एंटी डी एंटीबॉडीज विद आईजीजी टाइप दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। तो जब बच्चे की, मैंने बताया ना कि जब डिलीवरी हो रही होती है तो मदर और फीटस ब्लड जो है वो प्लेसेंटा सेपरेट करके रखता है मदर और फीटस ब्लड को, लेकिन डिलीवरी के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके बच्चे के साथ जो ब्लड की जो है यानी कनेक्शन है वो हो जाता है मदर का। ठीक है, जिसकी वजह से मदर की एंटीबॉडीज बच्चे में जाती हैं, वो होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जाके एंटीजन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होगी। फर्दर आप लोग जो है वो और भी क्लासेस में जो है वो करेंगे इसको डॉक्टर फरा के साथ भी, और आपकी लड़की की क्लास में भी होगा। फिर भी कोई ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा बात। ठीक है, अभी हम आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, हम आयरन के साथ की डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, आयरन में क्या है कि आयरन जब ट्रांसपोर्ट होनी है तो ट्रांसफरिन से होनी है। आयरन का याद रखें, ट्रांसपोर्ट होनी है तो ट्रांसफरिन से होनी है। आयरन ने जब एक्सेस उसका स्टोर होना है, नॉर्मल स्टोरेज होनी है आयरन की, तो फेरेटिन की फॉर्म में होनी है। इसीलिए मल्टीपल एमसीक्यूज आपके पास आएंगे जिसमें हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन, डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन को जो है वो ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, ऑलवेज प्रेफर होती है सीरम फेरेटिन ओवर टीआईबीसी या सीरम आयरन। ठीक है, तो याद रखना है कि आयरन जो नॉर्मली स्टोर्ड होती है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। उसके बाद आयरन जो एक्सेस फॉर्म में स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। ठीक है, आयरन एक्सेस फॉर्म में स्टोर किस में होती है, हीमोसिड्रिन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, आयरन के बारे में हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या है कि उसमें क्या आ जाएगा, इसके बाद हमने पढ़ना है कि हीम किसके साथ बाइंड करती है अब। ठीक है, एक होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करेगी किसके साथ, हेप्टोग्लोबिन के साथ। अब होता क्या है, होता ये है कि हीमोग्लोबिन ने बाइंड किससे करना है, हेप्टोग्लोबिन से। होता ये है कि जब भी
इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है, इंट्रावेस्कुलर, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि जब भी इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है तो उसमें क्या होता है कि जब भी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो उसके साथ जो है वो जो हीमोग्लोबिन है जाके हेप्टोग्लोबिन के साथ अटैच कर जाती है, ठीक है। तो जब भी इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी एक्यूट फॉर्म में, हमारे पास क्या होगा कि ब्लड में हमने जब चेक करना होगा तो हमारे पास जो हेप्टोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हेप्टोग्लोबिन विल डिक्रीज इन द एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, हमेशा याद रखना है। जब भी इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी तो हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या बात आ जाती है कि जब ये होती है एक्यूट इंट्रावेस्कुलर, जब भी कभी एक्यूट अटैक हुआ, इस तरह हेमोलिसिस हुई और एक्यूट हुआ, तो उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो हेप्टोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाएगी, ठीक हो गया। अब ब्लड में हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास हो जाती है क्रोनिक क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस तो क्या होता है, तो हमारे पास हमेशा याद रखना है कि हीमोसिडनी यूरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। मतलब कि हीमोसिडनी यूरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया इन द क्रोनिक हेमोलिसिस। क्रोनिक जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है उसके अंदर हीमोसिडनी यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया की ऑप्शन हमारे पास आएगी। और एक्यूट में क्या डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास, जी एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे। अब जो हीमोग्लोबिन है वो तो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करती है, तो हीम किससे बाइंड करती है, हीम हीमोपेक्सिन से बाइंड करेगी, ठीक है। हीम किससे बाइंड करेगी, हीमोपेक्सिन से बाइंड करेगी। तो ये चीजें याद रखनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या डिस्कस करना चाहेंगे। अच्छा, इसमें आपने थोड़ी सी चीजें और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की भी सुनने हैं। आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या होता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या होता है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर आपने याद रखना है 8 to 12 एंड 1 and 50, ठीक है। 8 to 12, 8 2 12, ठीक है, और 150, ठीक है, ये याद रखने हैं। 1 and 5, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। वन एंड फाइव, ठीक है। तो ये अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि जब भी आपने इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक याद रखना है तो इंट्रिंसिक के अंदर आपके पास क्या आएगा, 8 to 12, ठीक है, एंड 1 and 5, ठीक है। ये याद रखने, 8 to 12 और 1 and 5 इंट्रिंसिक पाथवे में आ जाएंगे हमारे पास। और इसके अलावा जो है वो कौन से आ जाएंगे, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर होने का मैं अभी बता देती हूँ। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपके पास आएंगे 1 to 5, 1 to 5, 7 and 10, ठीक है। 1 to 5, 7 and 10, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। 1 to 5, 7 and 10, ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि इंट्रिंसिक में कौन कौन से, 8 to 12, 1 and 5, एक्सट्रिंसिक 1 to 5, 7 and 10, ठीक है, ये याद रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो फैक्टर 8 है वो हमारे पास आ जाता है फैक्टर 8 के अंदर, कि वो वाहिद फैक्टर है जो कि लीवर से नहीं बनता, ठीक है। फैक्टर 8 एक वाहिद फैक्टर है जो कि लीवर से नहीं बनता, ठीक है। और वो किधर से बनता है फैक्टर 8 बनता है एंडोथीलियम में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फैक्टर 8 कहाँ से बन रहा है, फैक्टर 8 एंडोथीलियम से बन रहा है, और फैक्टर 8 वाहिद है जो कि लीवर से नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में बच्चे हमारे पास हीम सिडनी यूरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्रोनिक में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, थोड़ा सा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का ही अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर भी। एक्सक्यूज मी मैडम, ये एक्सक्यूज मी मैम, आपने नेम बाइंड्स विद का दोबारा बता दें। अच्छा बच्चे, जो हीम बाइंड करती है वो हीमोपेक्सिन से बाइंड करती है और हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है।
एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का दोबारा बता देती हूँ। इंट्रिंसिक के अंदर आपके पास 8 to 12 1 and 5, 8 to 12 1 and 5 इंट्रिंसिक पाथवे में आएंगे। ठीक है, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है दैट इज 1 to 5 7 and 10। 1 to 5 बाइक होती है ना, 1 to 5 लड़कों को ज्यादा इस बारे में है। ठीक है, 1 to 5 7 and 10। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक में ये होते हैं और एक्सट्रिंसिक में। फिर हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टेबल फैक्टर कौन सा, तो वो फैक्टर 7 है। फिर उसके बाद ये भी आ जाता है कि सबसे पहले कौन सा जाता है, तो वो विटामिन के डेफिशिएंसी के साथ हमारे पास कौन से एसोसिएटेड होते हैं, 2 7 9 and 10। और सी और एस प्रोटीन होती है। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ इसीलिए 7 की होती है और वो इसीलिए स्टेबल फैक्टर होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ उसकी होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर फैक्टर 8 का मैंने बताया के लीवर से नहीं बनता, एंडोथीलियम से बनता है, ये एक एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद याद रखें कि जब भी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ज होंगे, ठीक है, जब भी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ज होंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि फैक्टर 10 पे कन्वर्ज होंगे। किधर से कन्वर्ज होंगे, स्टॉर्ट फैक्टर या फैक्टर 10 उसको हम कहते हैं, स्टॉर्ट फैक्टर या फैक्टर 10। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टॉर्ट फैक्टर जिसे हम फैक्टर 10 ही कहते हैं। ठीक है, 10 होता है ये। तो इस पे जो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कन्वर्ज होते हैं। हाँ, फैक्टर 8 लीवर से नहीं बनता, फैक्टर 8 एंडोथेलियम से बनता है। हाँ, कंप्लीटली उधर से नहीं बनता, वो एंडोथेलियम से बनता है, ये एक्सेप्शन है उसकी। ठीक है, बाकी फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या कि हमने पढ़ना क्या है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर हम किसको देखते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर हम देखते हैं, हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एपी, सॉरी पीटी। ठीक है, पीटी हम प्रोथ्रोम्बेटाइन जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखते हैं। और जो हमने देखना होता है इंट्रिंसिक पाथवे में दैट इज एपीटीटी। ठीक है, तो अब इसी से याद कर लेना कि पीटी हमने पहले मैंने इधर लिखा, तो पीटी होगा 10 to 20 सेकेंड्स का। ठीक है, नॉर्मल मैं बता रही हूँ अब। ठीक है, और जो एपीटीटी है दैट इज 30 to 40 सेकेंड्स, तकरीबन इतना, या 20 to 30 की भी बाज दफा रेंज आती है। ठीक है, 30 to 40 वाली। तो ये याद रखना है, 10 to 20 पहला और 30 to 40 दूसरा। पीटी 10 to 20 एंड 30 to 40, ये नॉर्मल इनकी वैल्यूज हैं सेकेंड्स के हिसाब से। ठीक है, और पीटी हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक में और एपीटीटी हम किस में देखते हैं, इंट्रिंसिक में। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब जो हमारे पास वॉरफरीन और आईएनआर के साथ है, वॉरफरीन जो होती है वो इंट्रिंसिक को अफेक्ट कर रही होती है, तो उसमें हम एपीटीटी देखते हैं। और जो सॉरी वॉरफरीन जो है वो एक्सट्रिंसिक को अफेक्ट कर रही होती है, तो उसमें हम पीटी या आईएनआर देखते हैं। आईएनआर को हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है, आईएनआर ओवर पीटी। ठीक है, वॉरफरीन के लिए। और जो हमारे पास एपीटीटी है उसके अंदर हम हेपरिन के अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ब्लीडिंग टाइम होता है और क्लॉटिंग टाइम्स हैं, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करती हूँ अभी साथ साथ ना आगे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं फिर। मैम, जी, ये हेपेरिन के साथ ए पीटीटी है। हाँ जी, हेपरिन के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट होता है, और हेपरिन में एपीटीटी के साथ होता है। और जो वॉरफरिन है उसके अंदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है और उसके अंदर आईएनआर और पीटी होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद जो डिस्कशन वाले एमसीक्यूज काफी हमने कर लिए आगे, बाकी अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो साथ साथ डिस्कशन उसमें कर लेंगे हम। ठीक है, तो लिम्फोमास ल्यूकीमियास को थोड़ा सा एक दफा कर लेते हैं, ये शायद ना आप लोगों की तरफ से कुछ आ जाता है। नहीं, चलिए। अच्छा, लिम्फोमा ल्यूकीमियास को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या हमने पढ़ना है आज, मल्टीपल हमने जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड एनीमिया। ठीक है, ये जो है फोलेट डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये साथ साथ हम एमसीक्यूज भी करते जाएंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाली वो ये है कि एक तो ये है कि आरबीसी जो ब्लड है वो बनता कैसे है। तो एक निमोनिक आपने और याद कर लेना है, वो क्या है ब्लड के लिए, एक है
यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, शायद आप लोगों में से पहले भी पढ़ा हो आप लोगों ने, ठीक है। तो वो आप लोगों ने एक निमोनिक याद कर लेना, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, मैं इधर लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो यंग लीवर से क्या है, योक सैक फॉर द यंग लीवर, यंग से क्या है, योक सैक, ठीक है, योक सैक। फिर उसके बाद लीवर से लीवर ही लिखेंगे, ठीक है, हम लीवर, ठीक है। यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, सिंथेसाइज के एस से क्या आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगी, और ब्लड के बी से क्या आ जाएगा, बोन मैरो, ठीक है। तो यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड के इस सब से आ जाएगा। अब योक सैक कब से कब तक बनाता है, ठीक है। अब ये एक चीज याद करने वाली है, जो योक सैक है वो बनाता है 3 to 8 वीक्स, ठीक है। योक सैक कब से कब तक बनाता है, 3 to 8 वीक्स, ठीक है। लीवर कब से कब तक आपका ब्लड बनाता है, 6 weeks to birth, ठीक है, 6 weeks to birth। फिर स्प्लीन कब से कब तक बनाता है, 10 to 28 वीक्स, 10 to 28 वीक्स। और बोन मैरो कब से कब तक बनाता है,